Good morning, students. Today we are studying about humanistic education, जिसे हम हिंदी में मानवतावादी शिक्षा कहते हैं। यह यूनिट 3 का टॉपिक है। आपका सब्जेक्ट नई तालीम स्किल बेस्ड लर्निंग। इट इज़ द टॉपिक फ्रॉम यूनिट 3 ऑफ योर सब्जेक्ट नई तालीम स्किल बेस्ड एजुकेशन। First, we'll understand what is humanism, what is approach, and then humanistic approach. सबसे पहले हम ये 3 शब्द के बारे में समझेंगे कि ह्यूमनिज़म मानवता क्या होती है, अप्रोच या तरीका क्या होता है, और फिर ह्यूमनिस्टिक अप्रोच यानी कि मानवतावादी दृष्टिकोण क्या होता है। तो ह्यूमनिज़म अ मेथड ऑफ बिलीव्स कंसर्न विद द नीड ऑफ पीपल एंड नॉट विद द रिलीजियस आइडियाज़। मानवता क्या है, आपकी ज़रूरतें क्या है, एक व्यक्ति की क्या ज़रूरतें हैं, वो क्या सोचता है, उसे हम ह्यूमनिज़म या मानवता कहते हैं। अप्रोच यानी कि तरीका, किसी चीज़ को करने का तरीका, आपकी सोच, आप एक सिचुएशन के साथ कैसे डील करते हैं, आपका दृष्टिकोण क्या रहता है उस पर्टिकुलर सिचुएशन या उस समस्या के प्रति, वो कहलाता है अप्रोच या दृष्टिकोण। तो इन दोनों शब्दों को मिलाकर बनता है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच यानी कि मानवतावादी दृष्टिकोण। ये क्या होता है, अ मेथड ऑफ डूइंग समथिंग दैट कंसर्न विद द नीड्स ऑफ पीपल। किसी कार्य को करने का तरीका जो कि एक व्यक्ति की ज़रूरतों से जुड़ा हुआ रहता है। किसी कार्य को करने का तरीका जो कि एक व्यक्ति की ज़रूरतों से जुड़ा हुआ होता है। तो हम ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन में क्या पढ़ने वाले हैं, हम ये देखने वाले हैं कि ओवरऑल एक व्यक्ति की जो ज़रूरतें होती हैं अगर वो फुलफ़िल होती हैं तो वो किसी कार्य को बहुत अच्छे से करता है, किसी चीज़ में बहुत अच्छे से कंसंट्रेट कर पाता है, ध्यान दे पाता है। फिर अगर जब उसका कंसंट्रेशन फुल होता है किसी कार्य की तरफ तो वो उसकी लर्निंग भी बहुत अच्छी होती है। तो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच क्या कहता है कि अगर हम किसी मनुष्य की बेसिक ज़रूरतों को पूरा कर देते हैं, उनके अनुसार चलते हैं, तो उनकी जो कंसंट्रेशन लेवल है वो बढ़ जाता है, वो खुश रहते हैं और इसलिए वो जल्दी जल्दी सीखते हैं। ये जो ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन है ये 20th सेंचुरी से आया है और इसने जो पुराने थ्योरीज़ हैं बिहेवियरिज्म और साइको एनालिसिस जिसको कि हम व्यवहारवाद और मनोविश्लेषण की थ्योरीज़ कहते थे, इन सब के अगेंस्ट जाकर इन सब को नेगेटिव बताया और कहा कि ये लोग लर्नर की परेशानी को जांचते हैं, न कि उनको सीखने के लिए प्रेरित करते हैं, पर सीखने वाले की क्या परेशानी है इसको ध्यान में रखते हुए बिहेवियरिज्म और साइको एनालिसिस की थ्योरी बनी है। इसलिए कुछ साइकोलॉजिस्ट ने इस थ्योरी को बिहेवियरिज्म और साइको एनालिसिस की थ्योरी को डिस्कार्ड किया है। In reaction, humanistic education emerged. Humanists argued that people should stop seeing learners as defunct और in deficit. उनका कहना था कि हमें अधिगमकर्ता लर्नर या स्टूडेंट को डिसफंक्ट यानी कि मृत या इन डेफिसिट यानी घाटे में, नुकसान में ऐसा ना देखते हुए उन्हें एक अच्छे लर्नर की तरह देखना चाहिए। इंस्टेड ह्यूमनिस्ट फोकस्ड ऑन हाउ वी कुड हेल्प लर्नर्स ब्रिंग आउट द बेस्ट इन देमसेल्व्स। कहने का मतलब क्या है कि जो बाकी साइकोलॉजिस्ट हैं वो लर्नर को एक मृत या एक ऐसे व्यक्ति जो कि नुकसान की श्रेणी में जाते हैं ऐसा मानते हैं और फिर उन पर कार्य करते हैं, जबकि ह्यूमनिस्ट मानवतावादी जो साइकोलॉजिस्ट हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, उनका कहना है कि हमें अधिगमकर्ता को
मदद करने के तरीके सोचने चाहिए। उनकी प्रॉब्लम्स को कंसंट्रेट नहीं करते हुए हम उनको कैसे और सपोर्ट कर सकते हैं, ऐसा मानते हुए उन पर कार्य करना चाहिए। Another thing humanism rejected was the assumption that learners were easily controlled by rewards and punishments. उनका कहना था ह्यूमनिस्ट का कि हम लर्नर्स को रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट यानी पुरस्कार और दंड के अंतर्गत जांचते हैं, उनको उसके आधार पर उनका आकलन करते हैं। Humanists thought that this behaviorist approach of rewards and punishment failed to see that humans are complex thinkers. We are driven by many different factors, and one major is, of course, our emotions. उनका कहना था, ह्यूमनिस्ट का, मानवतावादी मनोवैज्ञानिकों का कहना था कि हमें किसी लर्नर को पुरस्कार और दंड के साथ उसका आकलन नहीं करना चाहिए। माने कुछ अच्छा आपने सीखा तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा। अगर आपने कुछ गलती करी तो आपको पनिशमेंट मिलेगा या दंड मिलेगा। ऐसा ना करते हुए हमें उनके इमोशंस को, उनकी भावनाओं को रिस्पेक्ट करना चाहिए। वो क्या चाहते हैं, उनकी क्या ज़रूरतें हैं, उनको समझना चाहिए। अगर हम उनकी हर चीज़ एक अधिगमकर्ता, एक लर्नर के हर इमोशंस की वैल्यू करेंगे, उनकी भावनाओं को सम्मान देंगे, तो वो उनके हर जो भी चीज़ वो सीखेंगे उसके साथ वो जुड़ पाएंगे और उसे ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा देर तक सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। लेकिन अगर हम उनको रिवॉर्ड और पनिशमेंट में के उसमें बांध देते हैं कि फॉर एवरी गुड थिंग you'll get a reward and for every bad thing or a wrong action you'll be getting a punishment, then you are a bit demotivated. तो आप डर डर के कोई चीज़ सीखते हैं तो आप में खुशी नहीं रहती है। लेकिन अगर आपकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए आपके साथ कोई चीज़ सिखाई जाती है, आपकी पसंद की कोई चीज़ आपकी भावनाओं को देखते हुए आपको सिखाई जाती है, तो वो चीज़ आपके साथ ज़्यादा देर तक रहती है और आप उस चीज़ के साथ जुड़ पाते हैं, तो वो आपको बहुत देर तक लर्न रहती है, याद रहती है। Our emotions are important to humanists. Emotions will shape how, what, when and how well we will learn. जैसे कि मैंने अभी कहा, अगर आप जो भी सीख रहे हैं वो आपकी इमोशन से जुड़ा हुआ है, आपकी भावनाओं से जुड़ा हुआ है, तो आपको ये भी समझ में आता है कि आपने जो सीखा है वो क्या सीखा है, कब सीखा है, क्यों सीखा है और कैसे सीखा है, और उसको हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यही अगर आप दुखी हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, डिप्रेस्ड हैं, स्ट्रेस्ड हैं, है ना, तनाव में हैं, तो आप उस चीज़ को उतने अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। आपका पूरा ध्यान रहेगा कि कहीं मैं कोई गलती तो ना कर दी, मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई, मैं कुछ भूल तो नहीं गया, और आप सीखने के बजाय कंसंट्रेशन में आपका ज़्यादा ध्यान रहता है और आप चीज़ों को अननोइंगली भूलना चालू करते हैं। सो ह्यूमनिस्ट थिंक वी शुड पे अटेंशन टू इमोशंस। हमें इमोशंस पे, भावनाओं पे ज़्यादा ध्यान रखना है और चीज़ों को और पॉजिटिव बनाना है, रिलैक्स्ड और कंफर्टेबल बनाना है, ताकि हम नई चीज़ सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहें। अगर आप डिप्रेस्ड रहेंगे, स्ट्रेस्ड रहेंगे, तनाव में रहेंगे, तो आप अगली नई चीज़ सीखने के लिए तैयार नहीं होंगे। The major focus of humanist approach is the development of the whole student with an emphasis on emotional aspects of the student. भावनाओं के साथ साथ हम ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, यानी कि छात्र की सर्वांगीण विकास पर। The learning concentrates upon the development of the student's self-concept. The student feels good about him or herself, then that is a positive start. अगर आप अपने बारे में अच्छा सोचते हैं, जिसे कि हम सेल्फ कंसेप्ट कहते हैं, तो आप ऑटोमेटिकली अच्छी पॉजिटिव वाइब्स डेवलप करते हैं। आपकी भावनाएं, आपके इमोशंस आपके कंट्रोल पे रहते हैं और आप अच्छा सीखने के लिए प्रेरित रहते हैं।
जब आप अपने लिए अच्छा सोचते हैं तो आपका टैलेंट, आपका स्ट्रेंथ, आपका वीकनेस, ये सब चीज़ों में इम्प्रूवमेंट होता है, आपकी एबिलिटी, आपकी क्षमताएं जो हैं वो बढ़ती हैं। Humanist approach to learning are based on the principle of humanism and are founded by notably on the work of Abraham Maslow and Carl Roger. दो दो साइकोलॉजिस्ट थे, अब्राहम मैस्लो और कार्ल रॉजर, जिन्होंने ह्यूमनिस्टिक अप्रोच पे सबसे ज़्यादा काम किया था। कार्ल रॉजर को हम फादर ऑफ ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन भी कहते हैं, यानी कि मानवतावादी शिक्षा के जनक। द सेंटर ऑन द लर्नर एज एन इंडिविजुअल एंड कंसिडर्ड that learning is not just about the intellect but also about educating the whole person। जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि ह्यूमनिस्टिक अप्रोच इन साइकोलॉजिस्ट यानी कि मैस्लो और रॉजर के अनुसार हमें किसी एक पक्ष को नहीं सिखाना है, पर एक पूरे स्टूडेंट, होल पर्सन को ध्यान में रखते हुए उन्हें उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, उनके उद्देश्य और उनके उत्साह के अकॉर्डिंग उनको शिक्षित करना है, ताकि उनका पोटेंशियल भी डेवलप हो, उनकी क्षमताओं में विकास हो। दिस अप्रोच टू लर्निंग इज स्टूडेंट सेंटर्ड विथ लर्नर्स एनकरेज्ड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर ओन लर्निंग एंड बीइंग इंट्रिंसिकली रादर देन एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड। मतलब इस अप्रोच, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच जो है वो स्टूडेंट सेंटर्ड है, यानी कि छात्र केंद्रित अधिगम है या शिक्षा है, जिसमें कि छात्र अपने अधिगम के लिए स्वयं उत्तरदायी रहता है, स्वयं रिस्पॉन्सिबल रहता है और वो इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड रहता है, यानी आंतरिक अभिप्रेरित रहता है, न कि बाहम अभिप्रेरित। मतलब उसको अंदर से इच्छा होती है कि मैं कुछ नया सीखूं, कुछ नया जानूं, उसे बाहर से किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती है। The primary goal of a humanistic education is human well-being, including the primacy of human values, development of human potential and acknowledgement of human dignity। मतलब मानवतावादी शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य है कि जो छात्र रहें उनमें वैल्यूज़, मूल्य हों, उनकी क्षमताओं का विकास हो और वो अपने आप को ज़्यादा स्वसम्मानित करें, अपनी डिग्निटी को बढ़ाएं। जैसे कि हमने देखा अभी, ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन इज ऑल्सो कॉल्ड पर्सन सेंटर्ड एजुकेशन, यानी कि व्यक्ति केंद्रित शिक्षा भी इसको कहा जाता है। जो दो साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इस पर सबसे पहले काम किया था वो है अब्राहम मैस्लो और कार्ल रॉजर्स। इसके अलावा हम अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट ईयर फिलॉसफी में पॉला फ्रेरी पढ़ा था। पॉला फ्रेरी ने भी ह्यूमनिस्टिक अप्रोच को अपनाया था, उसके सपोर्टर थे। तो इन सब का कहना क्या था कि स्टूडेंट को इम्पोर्टेंस दिया जाए, स्टूडेंट्स की भावनाओं को इम्पोर्टेंस दिया जाए। Empathy, caring about students and genuineness on the part of the learning facilitator would be found to be the key traits of effective teachers। और इन्होंने टीचर्स को क्या कहा था? सुविधा प्रदान करने वाला, न कि टीचर। एक शिक्षक को शिक्षक ना कहकर एक सुविधा प्रदान करने वाला व्यक्ति कहा, जो कि हमेशा सहानुभूति और देखभाल और वास्तविकता के साथ अपने छात्र के साथ जुड़ा रहे, उनके साथ मतलब पूरी निष्ठा के साथ अपने कार्य को करे, ऐसा शिक्षक चाहिए, न कि एक स्वामी की तरह ना हो वो शिक्षक,
है ना, एक मास्टर की तरह ना बिहेव करे, बल्कि एक फैसिलिटेटर, एक सुविधा प्रदान करने वाला ऐसा व्यक्ति हो शिक्षक, ऐसा चाहते थे। पहले भी कहा है मैंने, कार्ल रॉजर हैज़ बीन कॉल्ड द फादर ऑफ ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। कार्ल रॉजर ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी के जनक माने जाते हैं। इन दोनों साइकोलॉजिस्ट कार्ल रॉजर और अब्राहम मैस्लो ने कॉन्शियस एक्सपीरियंस एंड इंडिविजुअल्स फ्री विल को दे स्ट्रेस्ड ऑन कॉन्शियस एक्सपीरियंस एंड इंडिविजुअल्स फ्री विल, मतलब उन्होंने आप खुद कैसा अनुभव करते हैं और अपनी इच्छा से क्या सीखना चाहते हैं, इस पर बल दिया और कहा कि हर इंसान, हर व्यक्ति अपने पोटेंशियल को जानना चाहता है, वहाँ तक पहुँचना चाहता है। पोटेंशियल यानी उनकी क्षमताएं। हर व्यक्ति अपनी क्षमताओं को जानना चाहता है और उसको बढ़ाना चाहता है। सबसे पहले हम मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स देख लेते हैं। इस ह्यूमनिस्टिक अप्रोच को समझने के लिए हमें इन तीन साइकोलॉजिस्ट यानी कि मैस्लो, कार्ल रॉजर और पॉला फ्रेरी को थोड़ा सा समझ लेना चाहिए, ताकि हम इस ह्यूमनिस्टिक अप्रोच को भी अच्छे से समझ सकें। तो सबसे पहले मैस्लो का हायरार्की ऑफ नीड्स, जिसे कि हम आवश्यकताओं का पदानुक्रम कहते हैं, उन्होंने हायरार्की ऑफ नीड्स बनाया था, जिसको कि उन्होंने एक ये पिरामिड की तरह दर्शाया है। इस पिरामिड में उनका कहना था कि जब मैस्लो ने ये हायरार्की ऑफ नीड्स यानी कि जिसे आवश्यकताओं का पदानुक्रम कहते हैं, इसको बनाने से पहले उन्होंने बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों को स्टडी किया, जैसे महात्मा गांधी, एल्बर्ट आइंस्टीन, अब्राहम लिंकन, रोजवेल्ट, ठीक है। और इन सब को स्टडी करने के बाद उन्होंने ये पाया कि जब तक आपकी निजी ज़रूरतें पूरी होती हैं, तब जाके आप जो एक पिरामिड का शीर्ष है, जहाँ पे उन्होंने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आत्मबोध की भावना को रखा है, सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, कंटेनमेंट, संतोष की भावना जिसे हम कहते हैं, उसे पिरामिड के टॉप पे रखा है। और जो हमारी रोज की बेसिक नीड्स हैं, उसको पिरामिड के सबसे बेस पे रखा है। तो उनका मानना था कि जितने भी ये सक्सेसफुल लोग हैं, इनको स्टडी करने के बाद उन्होंने ये जाना कि ये सारे सक्सेसफुल लोग एक टाइम पर उस पिरामिड की टॉप पे, जहाँ पे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, सेंस ऑफ फुलफिलमेंट या संतोष है, वहाँ तक पहुँच जाते हैं। लेकिन ऐसे सिर्फ 1% ही लोग होते हैं जो कि उस पिरामिड के शीर्ष तक, टॉप तक पहुँच पाते हैं। अब इसमें नीड्स को उन्होंने कैसे डिफाइन किया है? उन्होंने कहा है 2 टाइप की नीड्स होती हैं, बेसिक नीड्स और ग्रोथ नीड्स। बेसिक नीड्स यानी कि जिसे हम मौलिक आवश्यकताएं कहते हैं। इन बेसिक नीड्स को दूसरा नाम दिया गया है डेफिसिट नीड्स, यानी घाटे की ज़रूरतें, या डेप्रीविएशन नीड्स, जिसे कि हम अभाव की ज़रूरतें भी कहते हैं। और दूसरा था ग्रोथ नीड्स। ग्रोथ नीड्स को उन्होंने बीइंग नीड्स यानी कि ज़रूरत कहा, और दूसरा एस्टीम नीड्स यानी कि मान सम्मान या बड़ी इच्छाएं। तो ग्रोथ नीड्स यानी विकास की ज़रूरतें और बेसिक नीड्स यानी मौलिक आवश्यकताएं। तो मैस्लो ने अपने पिरामिड को 2 भागों में बांटा है। नीचे के भाग को बेसिक नीड्स के अंतर्गत रखा है, यानी कि मौलिक आवश्यकताओं में, और जो ऊपर की लेयर्स हैं पिरामिड की, उसमें ग्रोथ नीड्स को रखा गया है, जिसे कि हम विकास की ज़रूरतें कहते हैं। उनका कहना था मैस्लो का कि हम जितने भी व्यक्ति हैं, हम रोज इस पिरामिड की हर स्टेज पर जाते हैं
और हर स्टेज को पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ ही लोग होते हैं जो शीर्ष तक पहुंच पाते हैं। अब देखते हैं कि बेसिक नीड्स में वो क्या क्या रखते हैं और ग्रोथ की नीड में वो क्या क्या रखते हैं। तो बेसिक नीड्स यानी मौलिक आवश्यकताओं के अंदर है पहला फिजियोलॉजिकल नीड्स, जिसे कि क्रियात्मक ज़रूरतें कहते हैं हम, या भौतिक संसाधन जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान, पानी, है ना। फिर सेफ्टी, प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी नीड्स, ये भी बेसिक नीड में आती है, यानी कि सुरक्षा की ज़रूरतें, आप कितने सुरक्षित हैं, आपके पास कोई सपोर्ट सिस्टम है कि नहीं, पहले आप ये देखना चाहते हैं। फिर दूसरा है बिलोंगिंगनेस एंड लव, जिसे कि हम आपका किसी अपनापन या प्यार जिसे कहते हैं, या प्रेम, ये भी हम बेसिक नीड्स यानी कि मौलिक आवश्यकताओं के अंतर्गत रखते हैं। अगर आपके भौतिक संसाधन यानी फिजियोलॉजिकल नीड्स आपकी फुलफ़िल हो गई हैं, आपकी सिक्योरिटी नीड्स फुलफ़िल हो गई हैं, तो नेक्स्ट आप चाहते हैं कि आपको सब लोग चाहें, आपको सब लोग पूछें, आप सब अपनापन दिखाएं, आपके लिए आपकी तरफ प्रेम दिखाएं, बिलोंगिंगनेस एंड लव, है ना। तो जब जिस ऑल ह्यूमंस नीड पॉजिटिव रिलेशनशिप टू बी फिल्ड। तो जितना आपको लगता है कि मेरी ज़रूरत है, मुझे पूछा जा रहा है, मैं इम्पोर्टेंट हूँ, तो आप वहाँ पे रहना चाहते हैं। तो मैस्लो ने इस बात को यहाँ इसलिए कहा है कि उनका कहना था कि अगर एक स्टूडेंट को भी एक टीचर, एक पेरेंट की तरह अपनापन फील कराए क्लासरूम में, तो वो बच्चा एक फैमिली की तरह उसको ट्रीट करे अपनी क्लासरूम में, तो वो बच्चा ज़्यादा देर तक पढ़ने के लिए इच्छुक रहेगा, जो सीखेगा वो उसके साथ ज़्यादा देर तक वो कंटेंट रह पाएगा। नेक्स्ट इज़ एस्टीम, जिसे कि आदर कहते हैं, या सेल्फ एस्टीम यानी कि आत्म सम्मान। जब आपकी बेसिक नीड्स पूरी हो जाती हैं तो आप ग्रोथ नीड की तरफ आते हैं, है ना। तो ग्रोथ नीड को हम हिंदी में क्या बोल रहे थे, विकास की ज़रूरतें। तो अब हम ग्रोथ नीड की तरफ आते हैं। ग्रोथ नीड के अंतर्गत दो चीज़ें हैं, एक एस्टीम और दूसरा है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी कि आत्मबोध। एस्टीम यानी कि आपका सम्मान और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी कि आत्मबोध। तो अब आपके पास बेसिक नीड्स में रोटी, कपड़ा, मकान है, फिर सिक्योरिटी है, आप सिक्योर्ड हैं, आपके पास आप अपने आप को सेफ समझते हैं, और दूसरा आपको अपनापन दिखता है। तब आप नेक्स्ट में जाते हैं एस्टीम की तरफ, जहाँ पे आप अपने आप को कितना पसंद करते हैं, आप अपने बारे में कितने अच्छे ओपिनियंस रखते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। और फिर आप चाहते हैं कि दूसरे भी आपको अच्छा समझें, आपके बारे में अच्छा बोलें, आपको आपका इस हाई स्टैंडर्ड में आपको रखें, ये होता है एस्टीम। लेकिन बहुत कम लोग इस स्टेज तक, इस स्टेप, पिरामिड के इस स्टेप तक पहुंच पाते हैं। फिर अगला स्टेप है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, या जो कि एक और स्टेप है ग्रोथ नीड का, और एक्चुअली द टॉप मोस्ट पोजिशन ऑफ द पिरामिड, यानी कि संतोष जहां आपको मिलता है, जो आप हमेशा चाहते हैं कि जो भी आप करें उसमें आपको संतोष प्राप्त हो। आपकी जो ज़रूरतें हैं वो सारी जब पूरी हो चुकी हैं, तब आप लास्ट में चाहते हैं कि आप में एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की फीलिंग हो, और आप फिर जब आपके ऊपर के बाकी बेसिक नीड्स और आपकी एस्टीम ये सब संतुष्ट हो जाते हैं, तो आप सृजनात्मक चीज़ों की तरफ जाते हैं, क्रिएटिव एंडियोर्स की तरफ जाते हैं, और उस पर एक्सीलेंट करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे आप स्ट्रगल नहीं करते हैं कि बाकी चीज़ें मुझे मिलेंगी कि नहीं, क्योंकि वो तो आपको मिल चुकी हैं, आपकी बेसिक नीड्स आपको मिल चुकी हैं। तब आप ग्रोथ नीड्स की तरफ कंसंट्रेट करते हैं।
तो ये वो पिरामिड है मैस्लो का, हायरार्की ऑफ नीड्स जिसे हम कहते हैं, मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स, आवश्यकताओं का पदानुक्रम, जिसमें कि आप देखते हैं सबसे नीचे बेसिक नीड्स हैं, जिसमें कि फिजियोलॉजिकल नीड्स और सेफ्टी नीड्स और बिलोंगिंगनेस एंड लव आता है, और उसके ऊपर के 2 स्टेप हैं वो एस्टीम नीड्स और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आता है। तो जब आपके नीचे की तीनों बेसिक नीड्स फुलफिल हो जाती हैं, तब आप ऊपर के दोनों नीड्स की तरफ कार्य करना चालू कर देते हैं। और बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो शीर्ष तक पहुंच पाते हैं। सभी लोग फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी नीड्स और बिलोंगिंगनेस यानी बेसिक नीड्स में ही फंसे रहते हैं, इसलिए वो अपने एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ काम करने में उतने सक्षम नहीं होते हैं। तो मैस्लो का कहना था, अगर हमारी ये सारी नीड्स अच्छे से फुलफिल हो जाती हैं, हमारे में सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की फीलिंग आ जाती है, तो हम बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, हम एक संतुष्ट मानव की तरह बिहेव करते हैं। सिमिलरली कार्ल रॉजर्स ने क्या कहा, उन्होंने भी बेसिक ह्यूमन नीड्स, रिस्पॉन्स और रिजल्ट ऐसे 3 सेक्शंस बनाए, और उन्होंने कहा कि अगर आपको आत्मबोध चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आपको सब सकारात्मक संबंध हों आपके सबके साथ, तो अगर ऐसा है तब 2 चीज़ें होती, एक अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड और एक कंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। मतलब कि बिना शर्त सकारात्मक संबंध, अनकंडीशन पॉजिटिव रिगार्ड, और कंडीशन पॉजिटिव रिगार्ड इज सशर्त सकारात्मक संबंध। मतलब जब आपकी बेसिक नीड्स पूरी तभी होती हैं जब आपके पास अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, यानी आपको बोला जाता है जैसे आपके पेरेंट्स हैं वो आपको अनकंडीशनली प्यार करते हैं बिना किसी शर्त के, तब आपको अपने पेरेंट्स ज़्यादा पसंद आते हैं, आप उनके साथ ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। लेकिन जब आपको यही चीज़ कहा जाता है कि आप ऐसा करोगे तब जाके आपको ऐसा मिलेगा, जो रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट वाली बात हुई थी शुरू में, कि जब अगर आप ऐसा करोगे, मेरे इस ज़रूरत को पूरा करोगे, तो मैं आपके लिए ये करूँगा, यानी कि सशर्त सकारात्मक संबंध, तब आप में सेल्फ डिस्क्रिपेंसी आ जाती है, यानी कि आप अपने मूल ह्रास कर देते, मतलब आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, आपकी पर्सनालिटी का डेप्रिसिएशन होता है, विच्छेदन होता है। लेकिन यही अगर अनकंडीशनल है, बिना किसी शर्त के आपके साथ ऐसी चीज़ें होती हैं, तो आप में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या संतोष की भावना जागृत होती है। तो कार्ल रॉजर ऐसी सब बातें क्यों कर रहे हैं? वो कहते हैं कि हम टीचर्स को अपने स्टूडेंट के साथ अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड्स इस्टेब्लिश करने चाहिए, ताकि हमारा स्टूडेंट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ जाए और एक अच्छी लर्निंग प्रैक्टिस, एक अच्छा लर्निंग एटमॉस्फेयर, एक अच्छा लर्नर बन सके। वही बात जो मैं अभी कह रही थी, पर्सन सेंटर्ड थ्योरी, कार्ल रॉजर की जो ये थ्योरी है, इसको हम पर्सन सेंटर्ड थ्योरी यानी कि व्यक्ति केंद्रित सिद्धांत कहते हैं। और उनका कहना था कि अगर हम किसी को बहुत अच्छे से सम्मानित करते हैं, उस किसी स्टूडेंट को बहुत अच्छे से उसको बताते हैं कि आप बहुत इम्पोर्टेंट हो हमारे लिए, तब वो बच्चा अपने लिए भी उतनी ही वैल्यू जागृत करता है। Was concerned about the way people treat each other and how they cared for or didn't care for each other. He believed that children would develop a good sense of their own self-worth or self-regard if others treat them as valuable and worthy. जब दूसरे यानी कि पेरेंट्स, टीचर्स या फ्रेंड्स अगर किसी बच्चे को अच्छे से ट्रीट करते हैं, तो बच्चे में भी एक अच्छी फीलिंग आती है, एक सेल्फ वर्थ, है ना, कि मैं इम्पॉर्टेंट हूँ, स्वमूल्य की भावना आती है। लेकिन इसी का उल्टा अगर उसे मैनिपुलेटिव ढंग से या सेल्फिश तरीके से आप
कंडीशन रख के उसको आप किसी चीज़ के साथ डेवलप करते हैं, उसको बोलते हैं कि आप ये करोगे तो आपको ये मिलेगा, आप ऐसा नहीं करोगे तो आपके साथ ऐसा होगा, अगर आप कुछ कंडीशंस रखते हैं तो फिर वो बच्चे को डेवलप होने में बहुत परेशानी होती है, वो उसके अंदर एक हीन भावना डेवलप होती है। अब उनके की कंसेप्ट्स क्या थे? एक होता है एक्चुअलाइजिंग टेंडेंसी। रॉजर का कहना था कि पर्सनल ग्रोथ के लिए हम सब चाहते हैं कि हमारा पर्सनल ग्रोथ हो, और इसीलिए उसको उन्होंने एक्चुअलाइजिंग टेंडेंसी कहा है, और उसे उन्होंने मेन आइडिया कहा है कि जब हर बच्चा चाहता है कि मैं वास्तविक प्रवृत्ति के साथ बढ़ूं, एक्चुअलाइजिंग टेंडेंसी मतलब कि वास्तविक प्रवृत्ति। अकॉर्डिंग टू रॉजर, वी ऑल हैव अ टेंडेंसी टू स्ट्राइव टूवर्ड्स पर्सनल ग्रोथ, वी ऑल हैव एम्बिशंस टू बी बेटर, और इसलिए उसको उन्होंने एक्चुअलाइजिंग टेंडेंसी कहा है, और कहा है इस चीज़ को हमको एजुकेशन में यूज़ करना चाहिए। हमें हर बच्चे को बताना चाहिए कि आप एक्चुअली इम्पॉर्टेंट हैं, आप वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। अगर हम हर बच्चे को ये बताएं कि वो इम्पॉर्टेंट है, एक्चुअली इम्पॉर्टेंट है, तो वो और अच्छा परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट उन्होंने कहा फ्रीडम टू लर्न, यानी कि अधिगम की स्वतंत्रता। अगर हम एक स्टूडेंट को इस चीज़ की स्वतंत्रता दे दें कि वो क्या सीखना चाहता है वही वो सीखे, तो वो ज़्यादा अच्छे से सीख पाएगा और वो ज़्यादा वास्तविक रूप से परफॉर्म कर पाएगा, उसमें ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखेगा, वह खुद से इम्प्रूव या अच्छा होने की या सुधरने की कोशिश करेगा, और ये इच्छाएं उसमें स्वयं डेवलप होंगी, विकसित होंगी। फिर है अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, जो हमने अभी पढ़ा, बिना शर्त सकारात्मक संबंध। उन्होंने कहा कि टीचर्स को ऐसा होना चाहिए, वो किसी कंडीशन के आधार पर किसी बच्चे को न एक्नॉलेज करें, बल्कि एक पेरेंट की तरह रहें, एक फैसिलिटेटर बने, ना कि एक टीचर बने। उनका कहना था टीचर एक मास्टर की तरह होता है जो सामने खड़ा रहता है, लेकिन एक फैसिलिटेटर जो होता है वो अपने स्टूडेंट को सुविधा प्रदान करता है और उसको कंफर्टेबल बनाता है ताकि वो और अच्छा सीखने के लिए अभिप्रेरित हो। फिर नेक्स्ट है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। उनका कहना था कि जितना ज़्यादा बच्चा आंतरिक रूप से अभिप्रेरित रहेगा, उतना ज़्यादा वो स्कूल आने के लिए, सीखने के लिए प्रेरित होगा, उसकी इच्छा जागृत होगी, अदरवाइज वो डिप्रेशन में चला जाएगा। फिर है पॉला फ्रेरी, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच अकॉर्डिंग टू पॉला फ्रेरी। उन्होंने अगर आपको याद हो तो इनकी ह्यूमनिस्टिक अप्रोच थ्योरी थी, यानी कि मानवतावादी शिक्षा दर्शन, जिसमें उन्होंने 3 मेथड्स बताए थे जो कि सबसे ज़्यादा है ज़रूरी है एक टीचर के लिए। पहला है प्रॉब्लम पोजिंग मेथड, समस्या खड़ी करने की विधि। जब एक बच्चे के सामने आप एक प्रॉब्लम को बता दीजिए, बस वो स्टूडेंट जो है वो अकॉर्डिंगली अपनी समझ के अनुसार उस समस्या का खुद समाधान ढूंढेगा। दूसरा डायलॉग मेथड या संवाद विधि। उनका कहना था जितना ज़्यादा संवाद होगा टीचर और स्टूडेंट के बीच में, उतने अच्छे लर्निंग होगी, जितना ज़्यादा पार्टिसिपेशन होगा स्टूडेंट का, उसकी ग्रोथ उतनी अच्छी होगी। और तीसरा है प्रैक्टिस मेथड या अम्ल विधि, मतलब जो भी सीखा हुआ है एक बच्चे के द्वारा, अगर वो उसको प्रैक्टिकली उसका एक्सपीरियंस नहीं करता है तो उसको सीखे हुए ज्ञान का कोई लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है। और तीसरी बात, एक जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी पॉला फ्रेरी की, बैंकिंग एजुकेशन, है ना, बैंकिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन। उन्होंने कहा था एक टीचर अपने स्टूडेंट को एक बैंक अकाउंट की तरह ट्रीट ना करे जिसमें वो अपने
उसकी जो सेविंग है, ज्ञान रूपी सेविंग जो है उसकी, जो उसने जमा पूंजी, उसका जो ज्ञान है वो अपने स्टूडेंट पर बस ऐसे ही उड़ेल दे, उसको उस पर ट्रांसफ़र कर दे। ऐसा न करते हुए वो अगर एक टीचर अपने ज्ञान को अपने स्टूडेंट की तरफ उसको समझाए, उसके इम्पोर्टेंस को बताते हुए उस पर ट्रांसफ़र करे तो वो ज़्यादा काम करेगा। और इस ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज को उन्होंने बैंकिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन कहा, जिसके वो बहुत अगेंस्ट थे। उनका मानना था कि एक टीचर को सिर्फ टेक्निकली अपने नॉलेज को अपने स्टूडेंट की तरफ ट्रांसफ़र नहीं करना चाहिए, उसको उसकी पूरी समझ हो ऐसा ज्ञान आगे बढ़ाना चाहिए। अब हम आते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन, यानी कि मानवतावादी शिक्षा के सिद्धांत। स्टूडेंट्स लर्निंग शुड बी सेल्फ डायरेक्टेड, यानी कि स्वनिर्देशित होनी चाहिए। स्टूडेंट खुद समझे कि मुझे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। स्कूल शुड प्रोड्यूस स्टूडेंट्स हु वांट एंड नो हाउ टू लर्न। ऐसे स्टूडेंट्स डेवलप होने चाहिए एक शाला में, ऐसे छात्र विकसित होने चाहिए एक शाला से, जो कि खुद जानना चाहें, खुद ये जानना चाहें कि मुझे क्या सीखना है, कैसे सीखना है। The only form of meaningful evaluation is self-evaluation. ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन में इवैल्यूएशन यानी का मतलब परीक्षा नहीं होगी, यहाँ पे सेल्फ इवैल्यूएशन यानी कि स्व मूल्यांकन को महत्व दिया गया। आप खुद अपना आंकलन कीजिए, अपना मूल्यांकन करिए कि आप कितना जानते हैं, कैसा जानते हैं और कितना और जानने की आपको आवश्यकता है। फीलिंग्स एज वेल एज नॉलेज आर इम्पॉर्टेंट इन द लर्निंग प्रोसेस। मतलब इमोशंस, भावनाएं, ये किसी भी ज्ञान को अगर आप लेना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका उसके साथ जुड़ाव, आपकी भावनाएं उस पर्टिकुलर कंटेंट के साथ जुड़ी हुई होनी चाहिए, तो आपका अधिगम की प्रक्रिया ज़्यादा अच्छी होगी। स्टूडेंट्स लर्न बेस्ट इन अ नॉन थ्रेटनिंग एनवायरनमेंट। छात्र एक ऐसे वातावरण में ज़्यादा अच्छा सीखते हैं जिसमें उनके लिए कोई कंडीशंस, कोई शर्तें ना हो। मतलब कोई उनके लिए कोई दबाव ना हो। अब ह्यूमनिस्टिक एप्लीकेशंस यानी कि मानवतावादी शिक्षा के अनुप्रयोग। To start with making you teaching more humanistic, the following implications can help. Number 1, allow the student to have a choice in the selection of tasks and activities. मतलब छात्र को गतिविधि करने की और कार्य चुनने की फुल स्वतंत्रता, पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। Help student learn to set realistic and challenging goals. छात्र अपने लिए स्वयं अपने उद्देश्य निर्धारित करें, अपना लक्ष्य निर्धारित करें, अपने लिए स्वयं चुनौती चुनें। हैव स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट इन ग्रुप वर्क। उनको समूह में कार्य करना सिखाएं, एक दूसरे से सहयोग करना सिखाएं, ताकि वो सामाजिक और गत्यात्मक कौशलों का विकास हो सके। टीचर एक्ट एज अ फैसिलिटेटर फॉर ग्रुप डिस्कशन व्हेन अप्रोप्रिएट। ग्रुप डिस्कशंस ऑर्गेनाइज करने चाहिए, सामूहिक चर्चाएं, जिसमें कि जो शिक्षक होगा वो शिक्षक ना होकर एक सुविधा प्रदान करने वाला व्यक्ति होगा, एक फैसिलिटेटर का काम करेगा। टीचर ऐसे रोल मॉडल होने चाहिए जिनको देखकर बच्चों में भी, छात्रों में भी अच्छी अच्छी आदतें, अच्छे एटीट्यूड डेवलप हो। अब ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन की स्ट्रेंथ या एडवांटेजेस या ताकत, लाभ क्या है वो देख लेते हैं। ये unlike many theories that attempt to diagnose weakness, humanism sees the best in everyone and works hard to promote it. ह्यूमनिज्म, मानवतावादी शिक्षा क्या करती है? छात्र में या किसी भी व्यक्ति में उसके स्ट्रेंथ को ध्यान रखती है, उसके जो बेस्ट पार्ट है उसकी पर्सनालिटी का, उसके व्यक्तित्व का,
उस पर ध्यान देती है, न कि उसके कमजोरियों पर। It is an empowering philosophy that sees young people as powerful and capable. ये युवाओं में को बहुत सक्षम और शक्तिशाली मानती है। It considers emotional states and how they impact learning unlike many other theories. ये emotions को बहुत ज़्यादा, यानी कि भावनाओं को या आपके मानसिक स्थिति को, emotional state, mental stability को ज़्यादा इम्पोर्टेंस, महत्व देती है, जो कि आपके अधिगम को और ज़्यादा सकारात्मक रूप देता है। इट इज़ होलिस्टिक मीन्स इट सीज द होल चाइल्ड। यह एक संपूर्ण शिक्षा है, सर्वांगीण शिक्षा है, जो कि एक कंप्लीट व्यक्ति, एक कंप्लीट छात्र को ध्यान में, एक समग्र छात्र की समग्र विकास की ओर ध्यान केंद्रित करता है, जिसमें कि उसका ज्ञानात्मक, सामाजिक, भावात्मक सभी पक्षों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है और उसके इमोशनल एलिमेंट्स को बढ़ाया जाता है, उसकी भावनाओं को सपोर्ट किया जाता है। लेकिन इसकी कुछ वीकनेसेस भी हैं, उसके कुछ कमज़ोरियां भी हैं इस ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन की, मानवतावादी शिक्षा की। सबसे पहला है इट डज नॉट फॉलो अ सेट करिकुलम, मतलब एक निश्चित पाठ्यक्रम को यह फॉलो नहीं करता है। तो इसीलिए दिस कैन नॉट बी कंपैटिबल इन स्कूल्स, माने हर बच्चा अपने हिसाब से अगर सीखने लग जाए तो ऐसे पाठ्यक्रम को हम स्कूल में लागू नहीं कर सकते। If it were implemented in school, every student would leave school having different knowledge. Sometimes students need to learn things like maths even if they are not interested. मतलब अगर हम ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन को लागू करते हैं अपनी शालाओं में, तो हमको देखने को मिलेगा कि हर छात्र की जो नॉलेज है वो दूसरे से अलग है। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते हम जब हमको यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है मैथ्स का, जैसे कि अगर एक बच्चे को मैथ्स पसंद नहीं है, फिर भी हम उसे अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए मैथ्स, गणित का थोड़ा बहुत ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो हम इसे स्कूल में लागू करने में हमें यही परेशानी है कि हम चॉइस बेस्ड एजुकेशन सोच रहे हैं, लेकिन हर जगह चॉइस देना पॉसिबल नहीं है। Some students require structure and routine to learn effectively. हर बच्चे को अगर आप ऐसे छोड़ दें कि आपको जो पसंद है आप सीखिए, जब पसंद है वैसा सीखिए, जैसा पसंद है वैसा सीखिए, तो हर बच्चा इस लीनियंसी को, इस फ्रीडम को ठीक से एंजॉय नहीं करता है और उसके अधिगम में प्रभावशीलता हमको कम दिखाई देती है। इसलिए हम इस ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन को उतने अच्छे से लागू अपने शालाओं में नहीं कर सकते हैं, ऐसे छात्रों को ध्यान में रखते हुए। अब ह्यूमनिस्टिक अप्रोच का नई तालीम से क्या कनेक्शन है, क्या रिलेशन है? सबसे पहली बात, महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस टाइप की एजुकेशन को सबसे पहले पॉजिटिव या छात्रों के लिए सकारात्मक कहा। जैसे कि हम जानते हैं कि नई तालीम में 3H फॉर्मूला था, हेड, हार्ट एंड हैंड, और करके सीखने को महत्व दिया गया था, यानी कि सर्वांगीण विकास को महत्व दिया गया था। और करके सीखना यानी कि प्रायोगिक ज्ञान, यानी कि प्रैक्टिकल नॉलेज को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया था कंपेयर टू थ्योरी। गांधी जी ने ये भी कहा था कि जब आप कुछ चीज़ करके सीखते हैं तो आपकी जो इंद्रियां हैं वो ज़्यादा विकसित होती हैं। आप समाज के साथ, आपका जो ज्ञान है वो समाज, संस्कृति, आर्थिक, पर्यावरण और आपके मूल्य, इन सब को बढ़ाए, इन सब का विकास करे, ऐसी शिक्षा देना चाहिए, जो कि ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में भी कहा गया है। गांधी जी चाहते थे कि बच्चों में प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा हो कंपेयर टू बुकिश नॉलेज। ये भी ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन में कहा गया है। गांधी जी ने 3H
को ज़्यादा महत्व दिया है, यानी कि हेड, हार्ट और हैंड को, कंपेयर टू 3R यानी रीडिंग, राइटिंग और अर्थमेटिक को। यह भी ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में कहा गया है। गांधीयन थॉट on education is thus the root of solutions of all present social, economic and educational problems। तो गांधी जी के जो विचार थे वो प्रेजेंट सिनेरियो के सोशल, इकोनॉमिक और एजुकेशनल यानी कि सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक समस्याओं का समाधान थी। जो गांधी जी की ह्यूमनिज्म है और जो नई ह्यूमनिज्म है वो दोनों एक दूसरे से काफ़ी रिलेटेड है, और ये दोनों ही चीज़ें अभी के जो प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए एकदम सही सल्यूशन या समाधान का रूप लेती हैं। गांधी gave emphasis on strict principle of work and adherence to duty। हमने ये भी पढ़ा था लास्ट टाइम कि गांधी जी आप कितने स्ट्रिक्ट हैं अपने काम की तरफ, कितने सीरियस हैं अपने काम को लेकर, अपनी ड्यूटीज़ को लेकर, वो आपके ह्यूमनिस्टिक अप्रोच को दिखाता है। गांधी जी रिजेक्ट स्पून फीडिंग और डिपेंडेंस ऑफ ह्यूमैनिटी, यानी कि वो नहीं चाहते थे कि बच्चे को बैठ के हर चीज़ सिखाई जाए, जो कि हमारे पॉला फ्रेरी के बैंकिंग सिस्टम से मिलता जुलता है। तो वो नहीं चाहते थे कि स्पून फीडिंग की जाए, बल्कि बच्चे को छोड़ दिया जाए, वो खुद अनुभव करे और सीखे। ये भी ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन का एक प्रकार था। फिर गांधी जी ने क्राफ्ट सेंट्रिक, पर्पसफुल, यूजफुल, मीनिंगफुल एजुकेशन के लिए तैयार करने के लिए कहा गया था। मतलब उन्होंने क्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट को बहुत इम्पोर्टेंस दी थी। उन्होंने Gandhian humanistic pattern of education, if education allows freedom for children to enjoy and experience truth directly and consciously through the hands-on activities, it becomes more humanistic for the sake of his own development. He wanted children to broaden their mind and widen their outlook. For humanistic education, he has given more emphasis on manual labor to develop self-dependence and self-respect। उन्होंने करके सीखने, लर्निंग बाय डूइंग को सबसे ज़्यादा महत्व दिया। उन्होंने कहा कि जो जितना काम करेगा, जितने अच्छे एक्सपीरियंसेस लेगा, वो उतना ज़्यादा आत्मनिर्भर बनेगा और अपने लिए आत्मसम्मान भी अर्जित कर पाएगा। उन्होंने डिग्निटी ऑफ लेबर भी कहा था, किसी काम को छोटा बड़ा नहीं कहा था। उन्होंने कोऑपरेशन को, सामूहिक सहयोगात्मकता को बहुत इम्पोर्टेंस दी थी प्रतियोगिता के सापेक्ष में। उन्होंने अहिंसा को ज़्यादा महत्व दिया था, हिंसा से, और उन्होंने दूसरों की सेवा करने को ज़्यादा महत्व दिया था शोषण से। उन्होंने हैंडीक्राफ्ट या क्राफ्ट वर्क को ज़्यादा महत्व दिया था, ताकि आप जितना ज़्यादा प्रोडक्टिव काम करेंगे, आप अपने लिए उतनी ज़्यादा अच्छी भावनाएं डेवलप करेंगे, आपका एक दूसरे की तरफ उतना लगाव होगा जब आप एक दूसरे से सहयोग करके काम करेंगे। तो ये था ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन। यहाँ पे हमने क्या क्या सीखा कि ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन जो होता है वो पर्सन सेंटर्ड एजुकेशन होता है, यानी कि व्यक्ति केंद्रित। उससे डेवलपमेंट ऑफ होल स्टूडेंट टेक्स प्लेस, दैट मीन्स कि पूरे छात्र के सर्वांगीण विकास होता है। इम्पोर्टेंस टू इमोशंस, इसमें भावनाओं को महत्व दिया गया है। डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स सेल्फ कॉन्सेप्ट, बच्चों के बच्चे अपने लिए एक आत्मबोध की भावना विकसित करते हैं। और इफ़ स्टूडेंट फील्स गुड ही लर्न्स फास्ट, अगर एक बच्चे को अच्छा फील होता है तो उसमें अधिगम की प्रक्रिया उतनी ही तेज़ी से होती है। तो हमने ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन पढ़ा। अब इस टॉपिक पर आपके 2 क्वेश्चंस बनते हैं। पहला, एक्सप्लेन ह्यूमनिस्टिक अप्रोच इन एजुकेशन, मानवतावादी शिक्षा को समझाइए। और दूसरा, एक्सप्लेन ह्यूमनिस्टिक अप्रोच इन एजुकेशन इन कंटेक्स्ट टू नई तालीम,
मानवतावादी शिक्षा को नई तालीम के सापेक्ष में समझाइए। तो आप इन 2 क्वेश्चंस को इस यूनिट के इस टॉपिक के लिए तैयार कर सकते हैं। थैंक यू।